अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक कन्फ्यूजन भी बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस एक दूसरे को खुले खतूत लिख रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले की तशरीह के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जजेस की कमेटी की तश्कील 9 पर चीफ जस्टिस से नाराज़ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी के पहले इजलास में भी शिरकत नहीं की और उन्होंने कमेटी की सेक्रेटरी को 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिखकर चीफ जस्टिस से मुतालिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लिखा कि जजेस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर चौथे सीनियर तरीन जज को शामिल किया गया और ये वजह नहीं बताई गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों निकाला गया और अगले सीनियर तरीन जज को क्यों नज़रअंदाज किया गया। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा के इस इक़दाम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने वन मैन शो और चेरी पिकिंग के अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद आज चीफ जस्टिस कादी फायजीसा के जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम लिखे गए जवाबी ख़त के मंदरजात भी सामने आ गए। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा है, आपने मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को ख़त की कॉपी भेजी, लेकिन ये कॉपी मुझे और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी इजलास में मिलने से पहले ही सहाफ़ियों के पास पहुँच चुकी थी। जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनकी आप गैर मुतज़लज़ल हिमायत करते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी और चीफ जस्टिस के वसी इख्तियारात का ज़बरदस्त दिफा किया था। लेकिन मैं इससे ये मतलब नहीं निकाल रहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर और अक़लियती फ़ैसले में शामिल दीगर जजेस ने ऐसा इसीलिए किया था कि वो मुस्तकबिल में ख़ुद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। मैं मज़ाहिर अली नकवी पर भी सवाल नहीं उठा रहा, जिन्हें मिसकंडक्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फ़ारिग कर दिया। 1980 के सुप्रीम कोर्ट रूल्स में चीफ जस्टिस को बेंच तश्कील देने का इख्तियार हासिल था, जिसका मेरे पेशरों की जानिब से गलत इस्तेमाल किया गया और ख़ास तौर पर आइनी तशरीह के मुकदमात में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को मुसलसल शामिल किया गया, जिससे ये सवाल पैदा हुआ कि क्या उनकी काबिलियत उनके सीनियर्स से भी ज़्यादा थी। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अभी कानून बना भी नहीं था कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर जजेस के साथ मिलकर 13 अप्रैल 2023 को मदाखलत करके चीफ जस्टिस के इख्तियारात बहाल रखने की कोशिश की और मुकदमे का फैसला भी नहीं किया। ये वो पहला मुकदमा था जिसका फैसला मैंने चीफ जस्टिस बनने के बाद किया। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा है कि आपसे इतना ना हुआ कि चंद कदम चलकर मेरे चैम्बर तक आ जाते, बल्कि आपने इसकी बजाय अल्टीमेटम देना शुरू कर दिए। ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि आपने सदारती ऑर्डिनेंस पर अपनी राय दे दी, जो कि नामुनासिब अमल है, क्योंकि ये मामला फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकता है। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने ख़त में लिखा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने हक़ाइक़ जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने दूसरे सीनियर जज जस्टिस याया अफरीदी को बाईपास किया। जस्टिस याया अफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। 20 सितंबर को कमेटी इजलास से मुतालिक जस्टिस याया अफरीदी से राबते की कोशिश की गई। उनकी अदम दस्तियाबी पर जस्टिस अमीनुद्दीन से दरख्वास्त की तो उन्होंने लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने लिखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मतला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 दिन बाद आपने बताया कि आपके अल्टीमेटम पर अमल होने तक आप कमेटी में नहीं आएंगे। कल मैंने आपकी मौजूदगी में जस्टिस याया अफरीदी से कमेटी में शिरकत का कहा, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि वो जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहते। चीफ जस्टिस कादी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा कि कानून आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की आपको वजूहात बता रहा हूँ। कानूनन आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं तीसरा रुकन किसे नामजद करूँ किसे ना करूँ। ताहम चूँकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूँ, मैं वजूहात फराहम करूँगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। ये याद रहे कि मैं ये आपके इसरार पर कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई नाराज़गी का इजहार करे। चीफ जस्टिस ने लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर उन 2 जजेस में शामिल थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी छुट्टियाँ की। जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तियाब नहीं थे, लेकिन छुट्टियों पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमात 14 रोज़ में समात के लिए मुकर्रर होंगे। तमाम जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के आइनी और कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। सुप्रीम कोर्ट की रवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस यानी एडहॉक जजेस का एहतराम नहीं किया। एडहॉक जजेस को मखसूस 1100 मुकदमात की समात तक ही महदूद कर दिया।
एडहॉक जजेस को शरीयत अपीलेट बेंच के मुकदमात भी सुनने नहीं दिए और ये भी कहा कि एक एडहॉक जज के छुट्टियों पर रहने तक दूसरे एडहॉक जज साहब भी चैम्बर वर्क ही करें। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया और उठकर चले गए, जबकि कमेटी में तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे और सीनियर अटॉर्नी जजेस और बार के नुमाइंदे भी इसका हिस्सा थे। चीफ जस्टिस ने मजीद लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच के सरबरा के तौर पर महज अबूरी हुक्म जारी करके दिन 11 बजे के बाद काम नहीं करते। उनके साथी जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की है। ऑडियो लीक जैसे अहम आइनी मुकदमात जिनमें खुद उनकी जानिब इशारा हो, उन पर फौरी रिलीफ या हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समात के लिए मुकर्रर ही नहीं होने देते। चीफ जस्टिस ने चेहरे पिकिंग और वन मैन शो के इल्ज़ामात को बेहुदा करार देते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा है कि आपके बोझल और बेमानी अल्फाज हक़ाइक़ को नहीं झुटला सकते। मैं अपनी कामयाबियाँ गिनवाना नहीं चाहता, लेकिन झूठे बयानियों को अवामी सतह पर ले जाने के बाद आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने अदालती बेहतरी के लिए अपने 25 इकदामात गिनवाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह को मुखातिब करके लिखा है कि आइनी बहरानों से मुतालिक आपके कमेंट ने मुझे परेशान कर दिया है, क्योंकि एक जज के लिए यह मुनासिब नहीं कि वो सियासी या मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाली बात करे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस कमेंट का क्या मकसद था? चीफ जस्टिस ने लिखा है कि शाह साहब, मैंने कानून के मुताबिक माकूल वजूहात बयान करके एक जज को कमेटी में नामजद किया है, ताहम लगता है कि आप हमारे दीगर कोलीग्स को इस काम के काबिल नहीं समझते। मुझे यकीन है कि कमेटी का दोबारा हिस्सा बनकर आवाम की खिदमत के लिए आप आगे आएंगे, चूँकि आपने रजिस्ट्रार को ख़त लिख कर इसकी कॉपीज तमाम जजेस को भेजना मुनासिब समझा था। इसीलिए मेरे पास अब इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं कि झूठे बयानियों को रद्द करने के लिए मैं भी ऐसा ही करूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को एक सदारती ऑर्डिनेंस के तहत कुछ दिन पहले तब्दील किया गया है और अब तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर करते हुए इस्तदा की है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दिया जाए और ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। आइनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील शुदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम से रोका जाए और ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त के दौरान पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के दरमियान इख्तलाफात का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। 14 सितंबर को 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में वजाहती ऑर्डर जारी किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार को ख़त लिखा और उनसे 9 सवालात के जवाब मांगे। गुज़श्ता रोज़ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को उसका जवाब भी दे दिया। एक तरफ मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तनाज़ा है और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर करते हुए फैसले से मुतालिक रहनुमाई मांग ली है और अपनी दरख्वास्त में कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, रहनुमाई की जाए कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फ़ौक़ियत दी जाए या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया है। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इतलाक़ किया गया है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। इसी बारे में हम बात करेंगे पाकिस्तान बार काउंसिल के नायब चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर फारूक H नाइक से। फारूक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आप आइनी और कानूनी मामलात की जो तकनीकी पहलू हैं उसके तो बहुत माहिर हैं ही और तरमीम के हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक तनाज़ा तो बनता हुआ नज़र आ ही रहा था सुप्रीम कोर्ट के जो अक्सरियती फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, लेकिन उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है, ये कितनी तशवीश की बात है। जजेस की कमेटी तब्दील हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ किया, बाकायदा ख़त लिखा। अवामी सतह पर आना चाहे इतनी बुरी बात ना हो, लेकिन जितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये क्या बहुत ही तशवीशनाक बात है आपकी नज़र में भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब, मैं समझता हूँ इस वक्त जुडिशरी को एक रेस्ट्रेंट इस्तेमाल करना चाहिए और जिस तरह के हालात चल रहे हैं उनको आपस में यकजहती इस्तेमाल करनी चाहिए। और देखें, पार्लियामान का काम है कानून बनाना, मगर जुडिशरी का काम है अगर कोई कानून बने अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल्स के राइट्स के खिलाफ, तो वो जुडिशियल रिव्यू में उस कानून को कल अदम करार दे सकते हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, ये आया अंडर द ग्रेट डिमांड ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान के वकला की डिमांड थी, तहरीक थी कि ये आना चाहिए, क्योंकि इस
क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास एक यूनिलैटरल पावर थी कि वो जो आर्टिकल 184 के जो केसेस हैं और जो केसेस हैं अपनी मर्जी के मुताबिक बेंचेस बनाते थे। तो हमारी ये डिमांड थी कि ये कमेटी होनी चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर पार्लियामान ने ये कानून नाफिज किया, जिसके ऊपर क्या कहते अपील फाइल हुई। उसके बाद जब अपील फाइल हुई उसके खिलाफ, तो बेंच ने होल्ड किया कि ये कानून सही है। जब ये कानून सही आ गया तो बेंच जो कमेटी बन गई चीफ जस्टिस साहब की, सीनियर प्यूनी जज की, और उसके बाद जो सीनियर जज हैं उनकी 3 मेंबर्स कमेटी विल डिसाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द बेंच। अब ये जो ऑर्डिनेंस आया इसने इस फॉर्मेशन को, कमेटी को तो रखा है मगर उसकी फॉर्मेशन को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और एक थर्ड जज जो सीनियर मोस्ट हो या ना हो, टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस। अब इसके ऊपर इख्तलाफ पैदा हो गया, इसके ये कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। अब ये जो कानून है जो पार्लियामान ने कहते हैं ये आर्टिकल 89 के नीचे ये नाफिज किया गया एज अ टेम्पररी लेजिस्लेशन। ऑर्डिनेंस जो होता है वो टेम्पररी लेजिस्लेशन होती है जिसकी मियाद 4 महीने होती है, 120 डेज। उसके बाद ये लैप्स हो जाएगा अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ना बना। ये गवर्नमेंट ने, ये पार्लियामान ने नहीं बनाया, ये मैं आपको जरा क्लियर कर दूं, ये गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस बनाया, इसका पार्लियामान के अंदर कोई रोल नहीं है। अब इसकी क्या हैसियत है, क्या ये कानून और आईनी पर ठीक है कि नहीं, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो ये कहती हैं कि हमेशा ऑर्डिनेंस जब नाफिज किया जब कोई इमरजेंसी हो, क्या कोई इमरजेंसी थी जिसके नीचे हुकूमत वक्त ने ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया। अब ये सारे मैटर जो हैं सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पिटिशंस फाइल हो गई हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर भी फाइल हो गई हैं। मैं समझता हूं कि इस चीज का अब फैसला, हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी कि वेदर दिस ऑर्डिनेंस इज वॉलेटिव of the basic structure of the constitution and whether it is violative of the fundamental rights of the people of Pakistan, और या कि इसके अंदर आईनी तजादात है। मगर जहां तक कानून जब अभी पार्लियामान ने नहीं बनाया, ये मैं बड़ा क्लियर कर दूं सर। तो फारूक नाइक साहब, बेंचेस बनने पर एतराज़ होना, फैसलों में मुत्तफिक ना होना, ये तो होता ही रहा है, लेकिन बराह रास्त एक दूसरे पर सीनियर जजेस की जानिब से तनकीद करना, चेरी पिकिंग, वन मैन शो जैसे अल्फाज का इस्तेमाल, आप चूँकि तारीख के भी गवाह हैं, वाकिफ़ हैं, क्या ये जो इस वक्त हो रहा है ये मामला 90 की दहाई की सूरत हाल की तरह आपको दिख रहे हैं? यानी वाज़ेह तफरीक तो नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त? सुप्रीम कोर्ट में तो डिवीजन बिल्कुल क्लियर हो गई है इस वक्त। इसमें देखें, पहले एक वेल थी, एक पर्दा था जिसके पीछे ये बात होती थी कि देयर इज अ डिफरेंस एंड डिसेंट अमंग्स्ट द जजेस। मगर इस वक्त ये जो बात है ये ओपन हो गई है, हर आवाम को पता चल गई है। जो अभी रिजर्व सीट्स की भी जजमेंट्स आई, उसके पहले उससे 2 जजेस ने जो अपना नोट लिखा, उसके बाद जो डिटेल जजमेंट 8 जजेस की आई, उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, नाम लिए गए, ये पहले कभी नहीं हुआ। जो मैं थोड़ा बहुत जो तालिब इल्म हूं कानून का, मैंने ये कभी होते नहीं देखा। मगर मैं ये समझता हूँ ये मुल्क की अदलिया के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए, उनकी आवाम का जो एक ट्रस्ट है कि हमें अदलिया से इंसाफ मिलेगा, अगर आपस में ये झगड़ा इस तरह के कहते हैं बाहर आएगा, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो तीसरा सतून है जुडिशरी, इसके लिए ये अच्छा नहीं है और मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है। इनको चाहिए एक रेस्ट्रेंट इस्तेमाल करें, ये अपना एक फुल कोर्ट मीटिंग कॉल करके आपस में बैठ के ये जो तनाज़ा है, जो इख्तलाफात हैं, इसको क्या कहते हैं खत्म करें, इनका कोई क्या कहते हैं लामल तैयार करें, और उसके बाद कोई ऐसा नोट आना चाहिए, जजमेंट्स आनी चाहिए। डिसेंट करना हक है, मगर डिसेंट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन और इखलाक के अंदर। फारूक साहब, जो बड़ी तस्वीर में एक तनाज़ा नज़र आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से हुक्म है जिस पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर पा रहा। हुकूमत साफ आकर कहती है कि आईन और कानून के मनाफी हम इस पर अमल नहीं करेंगे। दरख्वास्त पर 8 जजेस का वजाहती ऑर्डर भी शामिल है। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने 9 सवालात पूछे थे कि किस तरह ये वजाहती ऑर्डर आ गया बगैर किसी को फरीकैन को नोटिस किए बगैर, इसकी कोई कार्रवाई किए बगैर। तो उन्होंने उसका जो जवाब है अक्सरियती फैसले में उस ऑर्डर को शामिल कर लिया। ये तनाज़ा आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या
कोई इसका हल मौजूद है आपकी नजर में? देखिए, मैं ये समझता हूँ, हो सकता है मैं गलती पर हूँ, मैं ये समझता हूँ ये जो जजमेंट आई है रिजर्व सीट्स के ऊपर, ये पॉपुलर जजमेंट है। इट इज नॉट बेस्ड अपॉन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि पीटीआई फरीक भी नहीं थी, पीटीआई की कोई डिमांड भी कोई नहीं थी, ये तो एसआईसी की डिमांड थी कि उन्हें रिजर्व सीट्स दी जाएं। तो कानून के मुताबिक फैसला किया गया पेशावर हाई कोर्ट ने 5 जजेस का। उसके बाद ये जो 185 की अपील आई, ये 184 की इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की पिटिशन नहीं थी, ये अपील थी अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर जो कानून आज तक ले किया गया है, जो प्लीडिंग्स हैं, जो पिटिशन है, जो जवाबात हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फैसला करती है। मगर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 जो कि एक पावर है उनके पास टू कंप्लीट जस्टिस, उसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पीटीआई को ये सीट्स दे दी। अब इसकी वजह से कंट्रोवर्सी अराइज हो गई है। जब ये कंट्रोवर्सी अराइज हुई तो पार्लियामान ने, जिसके पास पावर है, उनकी सुप्रीमेसी है टू पास द लॉज, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है टू इंटरप्रेट द लॉज, और गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी है टू एग्जीक्यूट द लॉज। पार्लियामेंट ने ये फील किया कि ये जो जजमेंट है it is in violation of the law and the constitution। उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास कर दिया, इलेक्शन एक्ट के जो शिकें थी उनको चेंज कर दिया, और एक तरह से मैं ये कहूंगा कि उन्होंने जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की ऑन द रिजर्व सीट, उसको नलिफाई कर दिया। ये पहले भी हुआ है, इंडिया में भी होता रहा है, और पाकिस्तान के अंदर भी जो जजमेंट्स हैं वो कहती हैं कि पार्लियामान के पास पावर है to nullify a judgment on the basis if it is against the basic structure of the constitution or it is against the fundamental rights of the constitution of the as laid down in the constitution। अब उन्होंने जो ये और पार्लियामान ने जो एक्ट पास किया है वो अभी तक मौजूद है, उसको सेट असाइड नहीं किया गया। उसको सेट असाइड जब नहीं किया गया तो सवाल ये पैदा होता है, क्या जजमेंट आगे आएगी या जो पार्लियामान ने जो एक्ट पास किया है आफ्टर दिस जजमेंट वो आगे आएगी। ये ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है, और फिर ये मसला उठा तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। मगर मैं ये समझता हूं कि पार्लियामान ने जो, जब तक के पार्लियामान का जो नया लॉ आ गया है, जब तक उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा, इट ओवरटेक्स the judgment of the Supreme Court। तो फारूक साहब, आपका एक मारूफ जुमला, आप कहते हैं कि आइन के नीचे है ये चीज़ या फला आर्टिकल के नीचे है, तो ये मामला फिर आपको क्या लगता है कि किस चीज़ के नीचे तय होगा? इलेक्शन कमीशन ने भी वही सवाल दोहराया है जिसका आपने जिक्र किया कि भाई जो अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है, तो रहनुमाई की जाए कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या अदालती फैसले को, ये खुद ब खुद तय हो जाएगा या इसको किसी को तय करना पड़ेगा? देखिए जी, ये तय अब अगर जब तक ये चैलेंज नहीं होगा, ये जो एक्ट ऑफ द पार्लियामान है, जब तक तो मैं समझता हूं एक्ट को फौकियत है जजमेंट के ऊपर। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी विजडम के अंदर ये डिक्लेयर कर दे कि ये जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, ये जो सुप्रीम कोर्ट को नलिफाई कर रहा है, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो ऊपर आ जाएगा और पार्लियामान का जो एक्ट है वो सेट असाइड हो जाएगा। दिस इज चेक एंड बैलेंसेस, दिस इज द सेपरेशन ऑफ पावर। ये चेक्स एंड बैलेंसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें जुनेद साहब, आज जो मुल्क के अंदर जो बुरहान पैदा हो रहा है वो 3 चीजों की वजह से हो रहा है, जो मैं समझता हूँ। एक तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। जितनी भी केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शन हुए हैं, 2018 को देख लें, 2024 को देख लें, ये मुतनाज़ा रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट का लाने का मकसद ये था कि ये एक ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शंस कराएंगे, मगर इन्होंने ना ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराए ना फेयर इलेक्शंस कराए, क्योंकि कोई भी अवाम इसके अंदर खुश नहीं है। इसका मतलब है कि ये फेल हो चुका है। इसी तरह बांग्लादेश में भी ये आया था। पूरी दुनिया में केयर टेकर का गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, खाली बांग्लादेश लेकर आया था, मगर बांग्लादेश ने भी कुछ सालों के बाद उस अमेंडमेंट को खत्म कर दिया था, ओमिट कर दिया था। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसके अंदर ये केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। और मैं ये समझता हूँ ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है
ये हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के भी खिलाफ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये कहता है कि स्टेट शैल बी गवर्नड थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। आप क्या कहते हैं, कुछ अरसे के लिए, कुछ महीनों के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट को देते ये आ जाए, ना इनके पास पावर है कानून बनाने की, ना इनके पास पावर है क्या कहते हैं कोई बड़ा काम करने की। तो ये जो 2-3 महीने, इस दफा तो साल लग गया, ये मुल्क की क्या कहते हैं सालमियत के लिए, मुल्क की क्या कहते हैं कि अपना सियासी क्या कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए मैं समझता हूं ये सही नहीं है। और इसको हमारे जो हुक्मरान पार्लिमान है और हुक्मरान है उनको ये सोचना चाहिए क्या इस केयर टेकर गवर्नमेंट को रखें और ना रखें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस पर भी आज सवालिया निशान उठ रहा है हर तरफ से। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आइन में तरीका दिया गया है इनके मेंबर्स को और चेयरपर्सन को बनाने का, क्या वो सही है या उसको चेंज करना चाहिए? उनको इंपावर करना चाहिए। इंपावर इस तरह करना चाहिए कि वो बिल्कुल एक न्यूट्रल अदारे की तरह, कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है, ताकि कोई इस पर उंगली ना उठाए। जब वो उंगली नहीं उठेगी तो इलेक्शन भी ट्रांसपेरेंट होगा। तो मैं समझता हूं कि हमारे जो हुक्मरान है और हमारी जो पार्लिमान है उसको सोचना चाहिए क्या ये तरीका इख्तियार किया गया इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और चेयरपर्सन को बनाने का या सही है, या इस वक्त आ गया है, जरूरत आ गई है कि हम इसके तरीके को भी बदलें और इंसाफ के पलड़े पे लाकर इनकी अपॉइंटमेंट की जाए। फारूक नाइक साहब, हम इस वक्त बड़े अहम दोराहे पर हैं आपके साथ इस गुफ्तगू में। आपने जिस बहरान की निशानदेही की है, जब भी कोई ऐसा बहरान पैदा होता है तो कोई ना कोई ज़रूर ये सवाल उठता है कि वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता क्या होगा, इसका हल निकाल कर हमें आगे कैसे चलना है। आपकी नज़र में आगे का रास्ता क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको तस्लीम किया जाए, जिस जमात के हक़ में वो फैसला है उसकी नशिस्तें उसको दी जाएं और पार्लियामेंट में उसका किरदार बहाल कर दिया जाए, इससे ये तनाज़ा ख़त्म होगा, इससे वो सेपरेशन ऑफ पावर अपनी जगह कायम हो जाएगी, तवाज़ुन रहेगा? या फिर इसका हल ये होगा कि पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है, जिस एक्ट की हवाला वो दे रहे हैं, जिस कानून का, उसको माना जाए, आगे बढ़ने का रास्ता वो बेहतर होगा? स्पीकर के ख़त में भी 104A और सेक्शन 66 का हवाला दिया गया है, उसको तस्लीम करना आगे चलने का रास्ता होगा, या सुप्रीम कोर्ट के 8 अक्सरियती जजेस का फैसला मानना आगे चलने का रास्ता होगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ मुल्क एक बहुत बड़े बहरान में मुब्तला हो चुका हुआ है। तमाम अवाम की नजरें, देखिए अवाम जो है ना वो उसको पार्लिमान के एक्ट से इतनी क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए उर्दू के अंदर, दे आर नॉट कंसर्न्ड। वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं बेसिकली, वो ये चाहते हैं कि उनको फैमिली को, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको घर मिले, उनकी जो फूड है, फूड सिक्योरिटी हो, और ये जो क्या कहते हैं मुल्क के अंदर नफसा नफसी है, जो बदअमनी है, वो खत्म हो। अगर ये सब बनने के लिए बड़ा जरूरी है। इसके लिए मैं समझता हूं जो हुकूमत होती है उसको अवाम को पार्टनर बनाना चाहिए। जब तक अवाम और हुकूमत पार्टनर नहीं बनेगी, जब तक कि ये मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाएगा। पार्टनर बनाने का ये मकसद नहीं है, ये मतलब भी नहीं है कि आप अवाम से हर चीज पूछें। पार्टनर बनाने का ये मतलब है कि अवाम की तकालीफ को सामने रखते हुए आप कानून बनाएं, अवाम की तकालीफ को सामने रखते हुए आप कानूनी फैसले करें, आप अवाम की तकालीफ को सामने रखते हुए अपने मुल्क के मुआशी हालात को ठीक करें। अगर एक अवाम एक शख्स है, उसको अगर आप खाने को 3 रोटियां, 3 वक्त की रोटी मिल जाती है, उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है, उसको एक छत मिल जाती है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। मगर आप उसको ये चीजें भी 3 ना दें जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, तो फिर वो आपका पार्टनर नहीं बनेगा। फिर वो यही होगा जो नफसा नफसी है, बदअमनी है, वो चलती रहेगी। इसलिए मैं समझता हूँ हमारे हुक्मरान और हमारे मिनिस्टर्स, अब ये वक्त आ गया है कि वो अवाम से अपने ताल्लुक ठीक करें, उनसे राब्ता करें, उनकी तकालीफ सुने और उनकी तकालीफ को दूर करे। जब तक ये नहीं होगा, मैं समझता हूँ ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। ना जमहूरियत के लिए अच्छी है, ना इंसाफ के लिए अच्छी है। अभी जुडिशरी में इतनी क्या कहते हैं गलती हैं, खामियां हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि एक दुकिया न्यूसी और बुसीदा
जुडिशरी निज़ाम इस वक्त हमारे मुल्क पर नाफिज है। तो फारूक नाइक साहब, उसी के लिए आईनी तरमीम की भी बहुत बात हो रही है और मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ का तो इख्तलाफ है, वो हुकूमत से इस बात पर मुतफिक नहीं हुए। हुकूमत अब खामोश है कई दिन से, लेकिन पीपल्स पार्टी का बड़ा खुलकर मौक़िफ़ सामने आ रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आईनी अदालत ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है, बनानी है, बनाकर रहेंगे आईनी अदालत। वो चाहते हैं कि कोई और वज़ीर-ए-आज़म मुस्तक़बिल में तख्तेदार पर मत जाए। क्या इस वक्त हालात है? क्या आईनी तरमीम का मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है? और चूंकि आप भी काफी माहिर हैं कानूनी दस्तावेज के, तो ये बात बताएगी कि पीपल्स पार्टी भी एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है। देखिए जी, जहां तक आईनी अमेंडमेंट्स का ताल्लुक है, वो जो आप मसवदे की बात कर रहे हैं, पैकेज की बात कर रहे हैं, ना मैंने उसको देखा ना मैंने उसको बनाया, मगर एज अ वाइस चेयरमैन जब हमने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मिलकर पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो कन्वेंशन कॉल की ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लॉयर्स, उसके अंदर पहली दफा मैंने सजेशन दी कि पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी को आप ये कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज रेफर करें ताकि उस पर नजर सानी करके अपनी जो सिफारिशात हैं वो आपको दें, क्योंकि हम भी एक लॉयर्स भी एक स्टेक होल्डर्स हैं आइन की चेंज के अंदर। तो उस वक्त फॉर द फर्स्ट टाइम मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस अपने सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब ने मुझे वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का डॉक्यूमेंट दिया, जो कि मैंने अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के आगे रखा। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दो दफा डिलिब्रेशंस की, और हमने जो लास्ट डिलिब्रेशन की कल, उसके अंदर हमने अपनी सिफारिशात को फाइनल कर दिया है। जो हम चेंजेस चाहते हैं जो कानून और आइन के मुताबिक हो, मेरिट बेस्ड हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम साथ नहीं दे रहे, हम अवाम का साथ दे रहे हैं। उसमें आईनी अदालत का क़याम शामिल है फारूक नाइक साहब? क्या जी, जहां तक आईनी अदालत का ताल्लुक है, मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूं, देखिए आईनी अदालत होनी चाहिए। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा बैकलॉग है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर तलाक के भी केसेस आते हैं, जिनको सिविल एपेलेट कोर्ट भी है और क्रिमिनल एपेलेट कोर्ट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। अब जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, जब वो सुनना शुरू कर देते हैं तो उनका टाइम तमाम जजेस का उसके अंदर सर्फ हो जाता है। इसकी वजह से बैकलॉग, और इस वजह से और कुछ और वजूहात की वजह से भी बैकलॉग बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को खाली क्रिमिनल और सिविल एपेलेट कोर्ट रखे, उसके वो फैसले करे, जैसे मर्डर केसेस में 10-10 साल पड़े हुए हैं। एक औरत का तलाक का मसला है, ना नतफे का मतलब है, कस्टडी ऑफ चाइल्ड का कसरा है, वो भी 10-10 साल चलते हैं। तो इसकी वजह से और टीयर्स है, एक अपील पर दर अपील होती है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की पावर एक जुरिडिक्शन क्रिएट कर देते हैं, इसकी ये जुरिडिक्शन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की खाली कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखेगी, वो कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए जितनी भी वेस्टर्न यूरोप की डेमोक्रेसीज हैं और ईस्टर्न यूरोप की डेमोक्रेसीज हैं, तमाम उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं। इंग्लैंड में नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंग्लैंड के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब आप देखें इंडोनेशिया के अंदर भी है, थाईलैंड के अंदर भी है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना दे तो मैं समझता हूँ इस वक्त आम जो तासुर है, दे आर इन फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट। मगर एक जो कदगन वो लगा रहे हैं, जो इबहम पैदा हो रहा है कि इनके जजेस कैसे अपॉइंट होंगे। वो चाहते हैं कि मेरिट बेस्ड हो। मैं इस बात पर इत्तेफाक करता हूं और इसको एग्री करता हूं कि ये बिल्कुल मेरिट बेस्ड होने चाहिए, ताकि अच्छे जजेस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में आए। क्योंकि अवाम की जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, अवाम की जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। और अशरफिया की जो कोर्ट है, मे भी कुछ लोगों को बुरा लगे, अशरफिया की कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगी। सेनेटर फारूक एच नाइक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी से, और हमारे साथ मौजूद है मियां अकील अफजल, सीनियर सहाफ़ी, सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट। आप दोनों का शुक्रिया। कयूम सिद्दीकी, बढ़ता जा रहा है तनाज़ा। एक ख़त लिखा गया, उसका जवाबी ख़त आ गया, और इससे पहले काफ़ी संगीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अगर कोई बात पर्दे में थी कि कुछ इख्तलाफात हैं, तो बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ चुकी है।
तो इस बारे में पहले भी आपसे बात हुई कि एक तनाव का माहौल है और वो तनाव किसी जगह पे कम नहीं हो रहा, किसी जगह पे ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ये तनाज़ा बहुत ज़्यादा। इस वक्त क्या सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में? बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। बात यह है कि जाहिर है कि ये फाजिल जज साहिबान हैं और ये जो सारा सिलसिला शुरू हुआ ये इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। ये कोई आज की बात नहीं है। ये अगर आप देखें तो शायद ये इख्तलाफात जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइसा के जब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था, और अगर आप देखें कि उन इख्तलाफात को ख़त्म करने की और एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काजी फ़ाइसा साहब का क्या किरदार रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर, आपको याद है मिसेस सरीना ईसा को जिस तरह से अदालत के अंदर ह्यूमिलेट किया गया था, फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर माफ़ी भी मांगी। फिर जब ये था जस्टिस बंदयाल साहब रिटायर हो रहे थे और उनके एजाज़ में इशाइया था, तमाम इख्तलाफात भुलाकर दोनों जस्टिस काजी फ़ाइसा और मिसेस सरीना ईसा उनके इशाइये में शरीक हुए। लेकिन उसके बाद जो है वो मामला चलते रहे। लेकिन अब जब के बिलखुसूस जब अहम मुकदमात थे जिनमें ऑडियो लीक का केस है, 63A का केस है, ये इन मुकदमात के ऊपर जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर ही की तहरीर करदा हैं और एक बेंच में वो उनका हिस्सा हैं, और फिर बिलखुसूस जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा आया, इस पर फैसला आया 12 जुलाई को। 12 जुलाई के इस फैसले के अंदर 15 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया। इस दौरान में रिव्यू की एक पिटीशन आई और उस रिव्यू की पिटीशन को जब जजेस कमेटी के सामने रखा गया, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी फ़ाइसा पर जो मुश्तमिल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पर उस जजेस कमेटी के जो मीटिंग मिनट्स फिर वो सामने भी आया और वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन के अंदर है। उसके अंदर इख्तलाफ नज़र आता है कि जिस पे जो है वो उस रिव्यू पिटीशन के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून का हवाला देकर काजी फ़ाइसा कह रहे हैं कि 15 या 14 दिन के अंदर अर्जेंट केसेस को लगना ज़रूरी है। लेकिन ये दोनों फाजिल जज साहबान जो हैं वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो हम छुट्टियों के ऊपर जाएंगे, यानी रूल्स के को फ़ौक़ियत दी गई, छुट्टियों को फ़ौक़ियत दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का जो मामला था उसको पसे पुश डाला गया। एनीवेज उस पर भी इख्तलाफ हुआ। फिर उसके बाद कई मरतबा जब ये मुकदमात आए सामने और न लग सके, और आज तो जो है वो पूरी की पूरी आपने देखा कि काजी फ़ाइसा साहब ने जो है वो अपने ख़त के अंदर जो जवाब दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जी, कि वहाँ पर एक अब ये बहुत सख्त लैंग्वेज इसके अंदर है। मैं उस ख़त को बड़े गौर से देख रहा था, उसमें उन्होंने डियर शाह साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और शायद ख़त में कहीं और जो है उनको यू से मुखातिब किया गया है। और ये भी कहा गया कि ये जो झूठ फैलाने की कोशिश थी कि दूसरे सीनियर जज को वो कर दिया गया, उसके ऊपर भी वो जस्टिस या अफरीदी और उनकी मौजूदगी के अंदर उनकी गुफ्तगू की बात कर रहे हैं और वो सारी रीजनिंग जो है वो दे रहे हैं कि किस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर अमल ना करने की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फंक्शनिंग है कि जज साहब 11 बजे चले जाते हैं, उनके कुली कैंपेनिंग जज से साहिबान की तरफ से शिकायत है, सिर्फ इनको नहीं है, फिर जजेस कमेटी का वो जुडिशल कमीशन का वाक़या कि किस तरह से वो एक सीनियर जज को जो है वो उनके साथ दुरुस्त रवैया था उनका और फिर वो उसमें चले गए। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि जिसके अंदर शायद कोशिश ये हो रही थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो मुकदमात ना सुने जो कि अब कानून के मुताबिक जिनकी बारी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर लगने की, वो भी नहीं सुने जा रहे थे। तो एक तरह से एक गैर फाल करने की कोशिश थी। लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को तमाम सवालात का जवाब भी मिल गया है और फिर एक मरतबा उनसे कहा गया कि आप जजिस कमेटी के अंदर बैठें, अपने फ़राइज़ जो है आप अंजाम दें। तो मेरा ख्याल है कि ये इसके बाद देखना ये है, अब ये बात भी है कि इस मामले को पब्लिक डोमेन के अंदर कौन लेके गया। इसी ख़त के अंदर लिखा है कि जजिस कमेटी को ख़त मिलने से पहले जर्नलिस्ट के पास मौजूद था और बाकी इस तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को भिजवाया गया था। तो अब मैं भी ये ख़त जो है बिल्कुल उसी तरह पब्लिक की डोमेन के अंदर मैं मजबूर हूँ कि मैं ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने लाऊँ। ठीक, आखिर में बिल्कुल उन्होंने ये नोट भी लिखा है। मियां अखिल, मामूली बात तो नहीं है किसी भी तरह से। एक मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और एक सीनियर जज हैं जिनको चीफ जस्टिस बनना है, उनके दरमियान ये लफाजी ख़त लिखा जाना और फिर काफ़ी हद तक संगीन इल्ज़ामात जो तनकीद की सूरत में सामने आए हैं तर्ज़ अमल के हवाले से भी, तो ये
कितना तशवीशनाक है और क्या इसके असरात हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में? क्या आपको लगता है कि इस ख़त के बाद अब ये तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा? और ख़ास तौर पर कयूम साहब ने जिक्र किया कि आखिर में उन्होंने भी लिखा कि आपने चूँकि ख़त लिखते हुए तमाम जो जजेज़ हैं उनको भी और फिर दीगर अफराद को भी कॉपी किया, तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आखिर में लिखा कि सबको अपना अपना किरदार अदा करने दें केसेस को निपटाने के अमल के अंदर। देखें जुनैद साहब, ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के आने के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो चुकी थी। उससे पहले चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस उमर अता बंदियाल के दरमियान जो थे वो कुछ इसी किस्म के मामला चलते रहे, लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में यूँ कुछ किरदार अदा किया कि आते ही उन्होंने पहले दिन फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली, फिर उसके बाद सबसे पहले उन्होंने फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दे दी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के लिए। फिर उसके अलावा जब भी उनको किसी भी जज को उनसे शिकवा हुआ तो उन्होंने उनसे बात की, उनको साथ मशवरे के साथ चले। अब जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ भी जो मेरे सोर्सेज कहते हैं कि उनके साथ भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बेंचेस की तश्कील हो, जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने का अमल हो, एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट हो, हर मरहले पर जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ मुशावरत रखी। लेकिन जो पहली दरार हमने देखा वो आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का फैसला। 12 जुलाई के फैसले के हवाले से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कुछ हम शेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। 12 जुलाई के उस फैसले के बाद ये जो जजिस में रंजिशें थी ये कुछ बढ़ गई। फिर उसके बाद मज़ीद रंजिशें उस टाइम बढ़ी जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से जो हुकूमत ने या मुस्लिम लीग नून ने जो रिव्यू फाइल किया, जब उसको फिक्स करने की कोशिश की तो उसके ऊपर दोनों जजिस की जानिब से अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और जैसे भी कयूम साहब कह रहे थे, और ये फैसला किया गया कि जनाब हमने छुट्टियों पर जाना है और जो अर्जेंट मैटर्स हैं उनको नहीं सुनना हमने। तो इस पर काजी साहब का उस टाइम भी एक नोट आ गया। अच्छा, अब आज का जो ख़त है, बल्कि आज का नहीं 25 सितंबर कल का ये ख़त है, इस ख़त में भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से यही शिकवा किया कि आपका ख़त मेरे पास आने से पहले मीडिया के पास चला गया, हालांकि मेरा जो ऑफिस था वो चंद कदम के फासले पर था। आप चाहते तो वो बात मुझसे आकर कर सकते थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त जो है वो लिख दिया। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी शिकवा किया कि आपके इस मीटिंग में शामिल ना होने का भी मुझे रजिस्ट्रार के ज़रिए बताया गया, हालांकि आप ख़ुद भी मुझे ये बात बता सकते थे। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फिर जिस तरह कह रहे थे कि माई डियर शाह, मतलब कि ख़त का आगाज़ भी उन्होंने इसी से किया। फिर उस ख़त के अख्ताम पर उन्होंने एक मरतबा फिर जस्टिस मंसूर अली शाह को यह दावत दी कि आप कानून के मुताबिक जो है वो आप इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करते हुए आवाम के मुफाद में इस कमेटी में शामिल हो जाएं। और ये कमेटी के हवाले से भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि देखें कानून बन चुका है, जब तक कोई कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन ना कर दे, कानून अपनी जगह पर काम है और अदालतें हों या कोई भी ओहदेदार हो, मुल्क का ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी हो, जब तक वो कानून फील्ड में होता है उस पर अमल दरामद करना जो है वो लाजमी हो जाता है। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह पर है कि वो अपने इस मौक़िफ़ से जो उन्होंने 3 शर्तें रखी थी अपने ख़त में ओरिजिनली, जिसमें फुल कोर्ट बुलाना, फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना, या फिर तीसरी उसमें यह कह दिया गया था कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्हें बहाल किया जाए। तो वो उन 3 शर्तों पर रहते हैं, या वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से आज का जो ख़त है इस पर अपने जो है वो शिकायत को दूर करते हुए दोबारा से इस कमेटी में शामिल होते हैं तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये नॉर्मलाइज होती हुई नज़र भी नहीं आ रही, कोई ऐसा इकदाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और नज़र यही आ रहा है कि ये जो दरार है ये मज़ीद बढ़ती जाएगी। जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से जो आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का ख़त है उसमें 11 पॉइंट्स लिखे गए हैं। अब जो सीनियर वकला हैं, कानूनदान हैं, वो तो उन 11 पॉइंट्स को एक चार्ज शीट के तौर पर देख रहे हैं कि क्योंकि उसमें ये कह दिया गया कि ये कानून को नहीं मानते, मीटिंग्स में जजेस की सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। एड हॉक जजेस के हवाले से बात की कि उन्होंने उनको जो है वो एक लिमिट तक महदूद कर दिया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की। फिर जुडिशल कमीशन की बात की कि जुडिशल कमीशन से वोट कर चले गए। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिसको जो सीनियर कानूनदान हैं उनका मौक़िफ़ यही है कि वो एक चार्ज शीट है। फिर जब जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से बात की गई कि आप फेवरेटिज़म कर रहे हैं, पिक एंड चूज़ कर रहे हैं जजेस के हवाले से, बेंचेस के हवाले से, तो उस पर भी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने
अपनी जो 1 साल की कोशिशें हैं, कोई 25 के करीब वो पॉइंट्स हैं जिसके हवाले से उन्होंने बड़ी डिटेल लिखी है कि 1 साल में उन्होंने क्या क्या कुछ किया। फिर जजेस फुल कोर्ट मीटिंग का भी उसमें जिक्र किया गया है, फुल कोर्ट बेंच का भी जिक्र किया। और अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आप दोनों सहाफ़ियों को बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के मामले में तहरीक इंसाफ की क़यादत के बयानात में तज़ाद नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत नागुज़ीर है, इसमें देर नहीं होनी चाहिए, ये पार्टी पॉलिसी है। मगर आज इमरान खान ने कहा है कि हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर समेत पूरी क़यादत को हिदायत हैं कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। साथ ही इमरान खान ने रावलपिंडी का जलसा मुलतवी करने का भी ऐलान कर दिया और कहा कि हफ्ता 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे और हमारे वकला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करेंगे। अहम बात यह है कि इमरान खान ने आज रऊफ हसन के बयान को गलतफहमी का नतीजा करार दिया और फिर अब से कुछ देर पहले खबर सामने आई कि रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी जगह शेख वक्कास अकरम को मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर किया गया है। जबकि रऊफ हसन PTI पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह होंगे। PTI के एलामे के मुताबिक इमरान खान की हिदायत पर तकर्रियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ नहीं देंगे। इस हवाले से PTI के वफ़द ने आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी की खबर के मुताबिक मौलाना ने अपोजिशन की जानिब से आईनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने की तजवीज़ दे दी है। कानूनी और आईनी मामला देखकर सलमान अकरम राजा और कामरान मुर्तज़ा मुसवदा तैयार करेंगे। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अपना मुसवदा और तजावीज़ हमारे हाथ आ जाएँ, फिर आगे बढ़ा जाएगा। जब हमारे पास मुसवदा होगा तो भी किसी से बात की जा सकती है। उनकी शुरा ने कहा है कि हुकूमत के साथ नहीं जाना, आईनी तरमीम मुस्तरद करो। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्हें मालूम है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। पार्लियामेंट के अंदर वोट से किसी भी गैर आईनी इक़दाम को रोकेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में PTI और JUI ने आईनी तरमीम पर मुश्तरका मुसवदा लाने का फैसला किया है। अपोजिशन इत्तेहाद आईनी तरमीम पर मुश्तरका मुसवदा तैयार करेगा। PTI और JUI के वकील रहनुमा जुमे को दोबारा इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। हुकूमती आईनी तरमीम का मुसवदा सामने आने पर अपोजिशन अपनी तजावीज़ भी सामने रखेगी। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने दावा किया कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। जो चमगोइयाँ पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं प्रेस में कि मौलाना ने कोई फैसला कर लिया है, मौलाना हुकूमत का साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मौलाना हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। एक कमेटी बन गई और हम इंशाअल्लाह बड़ी हाई होप्स के साथ और बड़ी खुशी के साथ यहाँ से जा रहे हैं कि मौलाना अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है और मौलाना का कहना है कि मैं किसी भी सूरत के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान के आवाम को उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स से महरूम करे, मैं ऐसी किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो ये मौक़िफ़ हमारे लिए बहुत खुश आइंद है। हुकूमत अब भी कोशिश कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के मामले में उनकी हिमायत करे, जबकि तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ हैं। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, इजाज़त दीजिए।